गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बिजनेस का यूनिट नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। बिजनेस यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। मतलब ऑर्गेनाइजिंग करनी है हमें। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के बेटा 5 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। तो बेटा सबसे पहले हमें बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजिंग होती है उसका मतलब पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता क्या है बेटा? मैं बता देता हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजिंग में जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो सब कुछ ये डिसाइड किया जाता है कि बिज़नेस के अंदर क्या करना है, कितना करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन। ठीक है, बिज़नेस के अंदर क्या एक्टिविटी की जाएगी, बिज़नेस को कंडक्ट कौन करेगा, ठीक है, कौन किसको अथॉरिटी देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेगा, किसकी क्या क्या पावर्स रहेंगी, किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, किसकी क्या क्या राइट्स रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग यानी कि बिजनेस के अंदर डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है वो चलिए। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले अगर हम बात करें इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग में रिटर्न वर्क भी आपको करना है। ये रिटर्न वर्क में लिखने के लिए मैं आपको टिक लगा रहा हूँ, तो ये आपको लिखते रहना है। कह रहे हैं ये ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है, वो ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर सारे ग्रुप मेंबर मिलकर बिजनेस के अंदर काम करते हैं और वहाँ पर एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम, किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, किसका किस व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन रहेगा, कौन किसका सुपीरियर रहेगा, कौन किसका जूनियर रहेगा, कौन किसका डायरेक्टर रहेगा, कौन किसका एम्प्लॉय रहेगा, कौन किसका लीडर रहेगा। तो हर चीज़ ये डिसाइड की जाती है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुप में मिलकर काम किया जाता है। सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब बात करते हैं, आपका नया टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको बेटा रिटर्न वर्क भी करना है, जो मैं निशान लगा रहा हूँ आपको नोटबुक में। तो ऑर्गेनाइजिंग के फीचर क्या है? सबसे पहला देखो, कह रहा है सबसे पहला जो फीचर आता है बेटा वो आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कह रहा है कि यहाँ पर जनरली किसी काम को बांट दिया जाता है। देखो बिजनेस के अंदर काम को भाई काम का बर्डन कम करने के लिए काम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और डिवाइड भी उसके अंदर ही किया जाता है, उस व्यक्तियों में किया जाता है जो अपने काम में अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो कह रहे डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना वर्क के डिवीजन के काम नहीं कर सकती। अब ऐसा तो होता नहीं है बेटा कि एक ही व्यक्ति को सारे काम सौंप दिए जाएं, तो काम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, बहुत सारे हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में काम को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि काम एफिशिएंटली इफेक्टिवली हो और एक वर्कर की एफिशिएंसी भी बनी रहे। तो आपको बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ठीक है, रिटर्न वर्क में। सेकंड कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग की जो फीचर होते हैं, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग का फीचर है कोऑर्डिनेशन। देखो मैं आपको पहले बता चुका था कि बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बिजनेस अपने बिजनेस का ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहता है, अपना कॉमन गोल अचीव करना चाहता है, उस बिजनेस का टारगेट क्या है, तो अगर वो इजीली अचीव करना चाहता है तो बेटा उसको क्या करना होगा, बिजनेस के अंदर काम करने वाले सभी मेंबर्स को चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे फिर वो एम्प्लॉय हो, हर किसी को आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना पड़ेगा अगर बिजनेस को लंबे टाइम तक मार्केट में रन करना है, तो बिजनेस को चलाना है तो। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिटर्न वर्क इसका कर लेना। थर्ड आता है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि भाई देखो बिजनेस के अंदर काम करने वाला कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है और ना ही एक व्यक्ति से कभी बिजनेस चलता है। बड़े बड़े भी जो बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती है, एक व्यक्ति से कभी भी नहीं चलती। तो बिजनेस को चलाने के लिए यहाँ पर मोर देन 1 पर्सन्स का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स अगर मिलकर किसी काम को करते हैं तभी बिजनेस इफेक्टिवली चल पाएगा। उसने कह रखा है ना, देखो बेटा क्या बोल रखा है उसने, एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। तो ये यहाँ से यहाँ तक कर लेना आपको। ठीक है, सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखो बिजनेस के अंदर काम करने वाले प्रत्येक मेंबर का, ईच मेंबर का जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो कॉमन होना चाहिए, तभी बिजनेस अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्ट को इजीली अचीव कर पाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एक बिजनेस को चलाने के लिए 20 मेंबर काम कर रहे हैं, अगर हर एक का ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा
किसी का ऑब्जेक्ट होगा भाई मैं तो प्रॉफिट अर्न कर लूँ, मुझे नहीं पता चाहे बिजनेस लॉस में जाए। किसी का ऑब्जेक्ट है भाई कि मैं तो सोशल वेलफेयर करूँगा। किसी का ऑब्जेक्ट है भाई मुझे तो यहाँ पे सैलरी के लिए काम करना है, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट और लॉस हो। कोई अपना स्टेटस के लिए काम कर रहा है, कोई अपना प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। तो ऐसा होगा तो यहाँ पर बिजनेस के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब अपना अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करके बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस अगर मार्केट में लंबे समय तक रन करना है तो सबका गोल, सबका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेम होना चाहिए, तभी बिजनेस को आगे तक चलाया जा सकता है और लंबे समय तक रन किया जा सकता है। एंड लास्ट आता है, इसको बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना रिटर्न वर्क। देन लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। देखो ऑर्गेनाइजेशन को मशीन क्यों कहा गया है मैनेजमेंट का? क्योंकि देखो बिना सॉरी अगर आपके पास बिजनेस ही नहीं होगा तो आप किसकी स्टाफिंग करोगे, हैं? किसको डायरेक्शन दोगे और किस पर कंट्रोलिंग करोगे? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा आ गया? ऑर्गेनाइजिंग। देखो जब तक आपके पास बिजनेस नहीं होगा तो आप किस चीज के लिए प्लानिंग करोगे, हैं? फिर किसको आप अपॉइंट करोगे, किसको डायरेक्शन दोगे, किस पर कंट्रोलिंग करोगे? तो कहने का मतलब क्या है, सब चीजों के लिए किस चीज का होना जरूरी है बेटा? सब चीज के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। तो आप बेटा यहाँ से लेके और आप फंक्शनल तक कर लेना, ठीक है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके सामने, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कह रहे ऑर्गेनाइजिंग करना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग हम क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है। सो लेट्स सी। सबसे पहला आता है बेटा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में मतलब क्या होता है, इसमें क्या कह रखा है, अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्क्स फॉर और जॉब्स। देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो हमारे जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, एक बिजनेस का जो ओनर होता है वो क्या करता है, काम को स्मॉल पार्ट्स में बांट देते हैं और काम उन्हीं पर्सन्स में बांटे जाते हैं जो अपने काम में, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। देखो अगर हम किसी एक्सपर्ट को अगर काम देंगे, जिसको वो काम आता होगा, तो वो काम अच्छे से कर पाएगा। अब अनट्रेंड या अनएक्सपीरियंस पर्सन को अगर किसी काम को सौंपा जाएगा तो डेफिनेटली काम को गलत करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेनिफिट मिल जाता है अगर किसी स्पेशल पर्सन को, जिसके पास उसकी फील्ड की नॉलेज हो और उसको उसी के मतलब का काम दिया जाए, तो बेटा वहाँ पर हमें बेनिफिट मिल जाता है एक चीज़ का, कि हमें ये पता लग जाता है भाई ये काम इसको पता है और ये अच्छे से इसको भरपूर तरीके से कर पाएगा, जिससे कि बिजनेस को लॉस होने का रिस्क कम होता है। ठीक है बेटा, ये आपको यहाँ से लेकर बेटा अगेन तक करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज द वर्किंग रिलेशन अमंग द एम्प्लॉयज। यहाँ पर देखो जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का रिलेशन क्लियर कर दिया जाता है कि भाई आपका सीनियर कौन रहेगा, आपका जूनियर कौन रहेगा, आप कब कब किसको रिपोर्ट करोगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपका डायरेक्टर कौन होगा, आपका प्रोड्यूसर कौन होगा। मतलब हर चीज़ के लिए ना यहाँ पर जब आप बिजनेस के अंदर सेटअप होते हैं तो आपका जो रिलेशन है क्लियर कर दिया जाता है कि कौन, आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है, आपका सीनियर कौन होगा। मतलब हर चीज़ के लिए बेटा सब कुछ यहाँ पर रिलेशन क्लियर कर दिया जाता है जहाँ पर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। और ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जवाब देना, आंसरेबिलिटी। मतलब जिस व्यक्ति से जो काम करवाया जा रहा है अगर वो कुछ भी गलत करता है तो जवाबदेही उसका वही होगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी। मतलब जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा जा रहा है वही उसका जवाब देगा। अगर किसी भी तरह की कोई गलती करता है तो वही उसका आंसरेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कोई काम सौंपा है कि भाई आपका काम ये रहेगा, और बी से काम करने के दौरान कुछ गलती हो जाती है तो यहाँ पर बेटा ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ए ने तो बी को काम सौंप दिया। यहाँ पर जितने भी जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, आंसरेबिलिटी होगी, वो सारी की सारी बी की होगी। बी का रिस्क होगा क्योंकि ए ने तो बी को काम सौंप दिया है। तो इसलिए तो कहा जाता है क्यों काम सौंपा जाता है, वर्क को डिवाइड क्यों किया जाता है, ताकि काम इजी भी हो सके, जल्दी भी हो सके और हर एक वर्कर की काम करने की एफिशिएंसी भी बनी रहे। जो वर्कलोड एक व्यक्ति पर आएगा,
अब उसको डिवाइड करके सब वर्करों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ तक पूरा करना है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट आता है तो बेटा आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।